जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे इकोनॉमिक्स के सीरीज का चौथा वीडियो है और आज का टॉपिक है 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं, जिसे इंग्लिश में 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन सी है। इन व्यवस्थाओं में सबसे पहले आता है अपना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसे इंग्लिश में कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक कहते हैं। तो हमने देखा था कि हमारी जो अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र की शुरुआत होती है शिकार युग से, और आज हम लोग वर्तमान युग में पहुंच चुके हैं। तो अर्थशास्त्र के या अर्थव्यवस्था के विकास के दौरान हमारे सामने 2 संस्थाएं नजर आती है, बाजार और राज्य। हमारे जो अर्थशास्त्र का विकास का दौर शुरुआत होता है शिकार युग से, और आज हम लोग वर्तमान युग में पहुंच चुके हैं। ठीक है, वर्तमान युग में पहुंच चुके हैं। तो अर्थव्यवस्था के विकास के दौरान 2 संस्थाएं बाजार और राज्य अस्तित्व में आए, विकसित हुए। ठीक है, 2 संस्थाएं विकसित हुए। तो यहाँ पे जो बाजार है अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट को लिए हुए है, अपने अंदर समेटे हुए है बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को, जिसमें बाजार के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता, मूल्य निर्धारण और वितरण शामिल है। ठीक है, जो चीज़ें उत्पादित होगी उसका वितरण तो करना होगा, जो चीज़ें उत्पादित होगी उसका मूल्य निर्धारण तो होगा, जो चीज़ें उत्पादित होगी उसके लिए कोई उपभोक्ता वर्ग तो होगा ही होगा। तो बाजार अपने आप में बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को समेटे हुए है। इसको बाद में हम लोग अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे बाजार के संबंध में। इसके अलावा दूसरी संस्था होती है राज्य। राज्य के साथ कर का भी जन्म हो जाता है, यानी कर का मतलब हो गया टैक्स का जन्म हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि राज्य को चलाने के लिए टैक्स की ज़रूरत होगी, राज्य में बहुत सारे अधिकारी होंगे, सेना होंगे, उनको वेतन देने के लिए टैक्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, टैक्स की ज़रूरत होगी। तो जो राज्य जितना ज़्यादा धनवान होगा वो राज्य उतना ज़्यादा मजबूत होगा। ठीक है, जो राज्य कमज़ोर होगा धन के रूप में, तो दूसरे राज्य उस पर चढ़ाई कर देंगे। तो धन का महत्व देख लीजिए कितना है, धन केंद्र में है। तो धन के महत्व को बताते हुए निकोलो मैकियावेली, जो कि इटालियन फिलोसफर होते हैं, वे कहते हैं कि व्यक्ति एक बार अपने पिता के हत्यारे को तो क्षमा कर देगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकता जिसने उसके धन का अपहरण किया है। तो देख रहे हैं धन कितना केंद्रीय वस्तु है, कितना महत्वपूर्ण है। इस तरह हम देखें कि धन जो है व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है, जरूरी है। तो राज्य को धन बाजार से मिलता है। इस तरह हम देखेंगे कि राज्य जो होता है इसको धन कहाँ से मिलेगा? बाजार से। ठीक है, बाजार से मिलेगा। तो इसमें आप देखते हैं कि इसी को आधार बनाकर, यानी धन को केंद्र में रखकर हम देखते हैं कि कौन कौन सी अर्थव्यवस्थाएं हमारे सामने नज़र आती है। तो सबसे पहले हमारी जो अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसे इंग्लिश में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के संबंध में एडम स्मिथ कहते हैं कि सैद्धांतिक रूप से एडम स्मिथ, जिनका समय काल 1723 से लेकर 1790 ईस्वी के बीच में होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसे इंग्लिश में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, सैद्धांतिक रूप में एडम स्मिथ, जिनका समय काल 1723 से लेकर 1790 एडी के बीच में होता है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो स्कॉटलैंड के प्रोफेसर होते हैं। ये स्कॉटलैंड के प्रोफेसर होते हैं और इन्होंने 1776 में अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में एक सिद्धांत दिया। द वेल्थ ऑफ नेशन, किसी राष्ट्र की संपत्ति में एक सिद्धांत दिया और कहा कि सरकारें अर्थव्यवस्था में ज़्यादा हस्तक्षेप कर रही है। जब राज्य अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करने लगेगी तो पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगा, यानी कि इससे राष्ट्रीय संपत्ति नहीं आ पाएगी, यानी कि अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा उत्पादन नहीं कर पाएगा, और ज़्यादा उत्पादन नहीं होगा तो राष्ट्रीय संपत्ति नहीं आएगी। अगर राज्य बार बार हस्तक्षेप करता है तो अर्थव्यवस्था अपने मैक्सिमम क्षमता का उपयोग नहीं करेगा और राष्ट्रीय संपत्ति नहीं आएगी और उत्पादन क्षमता गिर जाएगी, राष्ट्र की उत्पादन क्षमता गिर जाएगी। इन्होंने अपने बुक्स द वेल्थ ऑफ नेशन में कहा, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद ये कहते हैं कि 1750 से पहले, ये तो इन्होंने 1776 में कहा, 1750 से पहले की अर्थव्यवस्था जो भी रही है राज्य उस पर हस्तक्षेप करते आ रहा है, किसी न किसी रूप में हस्तक्षेप करते ही आ रहा है। हर राज्य अपने अपने ढंग से अर्थव्यवस्था पर हस्तक्षेप करता है, भले वो दिखाई न दे। हम देखते हैं कि प्राचीन काल में कर की दर 1/16 है, मध्यकाल में आते थे 1/12 है, और यहाँ पर मॉडर्न युग में आते थे 1/4 है। तो ये दरें हैं, अलग अलग दरें हैं, मैंने एक अनुमान दर बताया। तो ये अलग अलग कालों में अलग अलग कर की दरें रही हैं, जिससे राज्य संचालित होते रहता है। ठीक है ना, राज्य को ज़रूरत पड़ता है, राज्य अपने को संचालित करने के लिए ये कर व्यवस्था लगाई रहती है। तो 1750 से पहले अर्थव्यवस्था पर राज्य किसी न किसी रूप में हस्तक्षेप करता है, और इसी हस्तक्षेप के कारण जो अर्थव्यवस्था है अपना मैक्सिमम क्षमता का उपयोग नहीं कर पाता है, ऐसा कहना है एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ चाहते हैं कि बाजार की शक्तियों के हाथों पर, एडम स्मिथ चाहते हैं क्या
क्या? अब ये किताब में तो बता दिया कि राज्य हस्तक्षेप कर रहा है, लेकिन एडम स्मिथ चाहते क्या है कि बाजार की शक्तियों को बाजार की शक्तियों को अर्थव्यवस्था के हाथों सौंप देना चाहिए, यानी कि अर्थव्यवस्था को बाजार की शक्तियों के हाथों सौंप देना चाहिए। जो भी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसको बाजार की शक्तियों पर छोड़ देना चाहिए, ऐसा कहते हैं एडम स्मिथ। ठीक है, तो बाजार की शक्तियाँ कौन है भाई? बाजार की शक्तियाँ है मांग और पूर्ति। ऐसा करने से क्या होगा? बाजार में स्वतः एक शक्ति होती है कि वो अर्थव्यवस्था को ठीक ठाक कर लेगी, राज्य को छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बाजार की शक्तियाँ कौन सी है? मांग और पूर्ति। हम लोग देखेंगे कि मांग बढ़ेगा तो वस्तुओं की कीमत भी बढ़ जाएगी, और पूर्ति कम होगी तो उसकी कीमत भी कम हो जाएगी। जैसे कि कुछ चीज़ों का ज़रूरत हो तो हम लोग उत्पादन करेंगे, कुछ चीज़ का किसी चीज़ को लोग बाजार में नकारेंगे तो उसका उत्पादन भी घट जाएगा। तो क्या है? ये सारी की सारी बाजार की शक्तियाँ हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि बाजार में इतने सारी प्रणाली काम कर रहे होते हैं। बाजार में क्या होता है? बहुत सारे प्रणाली काम कर रहे होते हैं। उसके बाद उसके अदृश्य हाथ जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, वो अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखते हैं। जो बाजार के जो अदृश्य हाथ है वो अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखता है। बाजार में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। इसी कारण तो अगर बाजार में प्रतिस्पर्धा बनेगी तो वस्तुओं के गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी। लोग एक दूसरे की वस्तुओं से कंपटीशन करेंगे तो चाहेंगे कि मेरा वस्तु बेचा जाए, मेरा वस्तु बेचा जाए। तो इससे क्या होगा कि वस्तुओं की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। ठीक है, और इससे क्या होगा? और इसके अलावा क्या होगा कि वस्तुओं की कीमतें भी कम होगी। ये कोई बड़ा इशू नहीं है, आप लोग भी खुद इस चीज़ को समझते होंगे। इसलिए एडम स्मिथ ने कहा कि बाजार में हस्तक्षेप करना बंद कर दीजिए, इससे अर्थव्यवस्था में जान आएगी और राष्ट्र की धन में वृद्धि होगी। इसका ज़बरदस्त प्रभाव उस समय की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। ऐसा इनका जो थ्योरी था उस समय की अर्थव्यवस्था में पड़ा। यूएसए, हम देखते हैं कि यूएसए जो होता है 1776 ईस्वी में आज़ाद हो जाता है। यूएसए भी जो आज अमेरिका है वो ब्रिटेन का गुलाम था और स्मिथ के सिद्धांतों को अपनाया। और 1800 ईस्वी में लगभग इसने क्या किया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपना ली। 1800 ईस्वी में लगभग बाजार सरकार के हस्तक्षेप से जो अर्थव्यवस्था विकसित हुई उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया। यूएसए ने 1776 ईस्वी में आज़ाद होता है और स्मिथ के सिद्धांतों को अपनाया, और 1800 ईस्वी में लगभग यानी 24 वर्षों के बाद लगभग बाजार सरकार के हस्तक्षेप से जो अर्थव्यवस्था विकसित हुई उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया। हस्तक्षेप से जो विकसित हुई उसे क्या नाम दिया गया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को और किस नाम से जानेंगे? क्योंकि बाजार की शक्तियाँ अगर संतुलित कर रही है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, तो इसे पूंजीवादी बाजार अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं, यानी कि मार्केट इकोनॉमी भी इसको कह सकते हैं। इसके अलावा मुक्त उद्यम प्रणाली भी कह सकते हैं, फ्री इंटरप्राइज सिस्टम, क्योंकि राज्य यहाँ क्या कर रहा है? कानून का पालन देख रहा है कि कानून का पालन हो रहा है कि नहीं। अपने इसको टैक्स से मतलब है, राज्य को टैक्स दीजिए और अपना काम कीजिए। तो ये आप क्या कर रहा है? मुक्त उद्यम यानी कि फ्री इंटरप्राइजेस सिस्टम आपको राज्य उपलब्ध करा रहा है। राज्य का काम तो नहीं है ना यहाँ पर कि वो ये फैक्ट्री लगाए, आपको रोजगार दे, उद्योग लगाए, ऐसा राज्य का काम नहीं है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो ये क्या कर रहा है? आपको फ्री हैंड दे रहा है। ठीक है, तो इसका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अन्य नाम क्या है? बाजार अर्थव्यवस्था और मुक्त उद्यम प्रणाली, फ्री इंटरप्राइज सिस्टम अन्य नाम है इसका। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद लिबरलाइजेशन आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, जो 1991 में भारत भी अपनाया था, जिसे उदारीकरण कहते हैं। ये जो उदारीकरण है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के ज़्यादा करीब है। ठीक है, इसमें सरकार का काम कानून व्यवस्था देखना होता है। इसमें सरकार का काम क्या होता है? कानून व्यवस्था देखना होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो ये जो पूंजीवाद है हर तरह के क्षेत्र से आपको जोड़ सकते हैं। राजनीति में भी आपको दिखेगा पूंजीवाद, इकोनॉमिक्स में भी दिखेगा, समाजशास्त्र में भी दिखेगा। तो इसको कई क्षेत्रों में पूंजीवाद को लागू किया जा सकता है। इसको समझ रहे हैं? इस चीज़ को लागू किया जा सकता है कई तरह से। तो यहाँ हम लोग इकोनॉमिक्स के हिसाब से पढ़ेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवाद को अच्छे से समझना है तो मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री के सीरीज में पढ़ा रखा है। हालांकि मैं एक बार आर्थिक दर्शन को फिर से पढ़ाऊंगा, बट अगर आप अभी पढ़ना चाहते हैं तो वर्ल्ड विश्व इतिहास के सीरीज में पूंजीवाद का मैंने अच्छे से डिटेल में बताया है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को और भी हम देखते हैं कि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, काम करती है, धीरे धीरे काम करती है, लेकिन कोई भी चीज़ों में एक समय के बाद विकृतियाँ आती है, उसमें संकट उत्पन्न होते हैं, समस्याएं उत्पन्न होती है, और उन समस्याओं को दूर करने के लिए फिर से कौन सा दर्शन आता है? कोई नया दर्शन आ जाएगा। ठीक है,
नया दर्शन आएगा और वो लेकर आएगा राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, नया दर्शन आएगा। तो 1800 ईस्वी के आसपास क्या हुआ, 1800 ईस्वी के आसपास हम लोग देखेंगे औद्योगिक क्रांति है। 1750 के बाद तो औद्योगिक क्रांति आ ही गई थी, तो 1850 में ये अपने चरम पे आने लगा था। 1800 ईस्वी के आसपास औद्योगिक क्रांति आई, उत्पादन ज़्यादा होने लगा। औद्योगिक क्रांति से तो हमने देखा कि मशीनों ने उत्पादन को बढ़ा दिया, उत्पादन ज़्यादा होने लगा, जो इस व्यवस्था के हित में था, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के हित में औद्योगिक क्रांति थी। आप बाजार के हाथों को सौंप दिया है, यानी कि सब कुछ अर्थव्यवस्था को किसके हाथों सौंप दिया, बाजार के हाथों में सौंप दिया है। बाजार अपने ढंग से काम कर रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर उद्योगपति, लेकिन क्या हो रहा है कि देखिए उद्योगों में तो काम हो रहा है, उद्योगों में काम हो रहा है, बाजार व्यवस्था काम कर रही है, लेकिन क्या हो रहा है, उद्योगपति मजदूरों का शोषण करने लगे हैं इसमें, क्योंकि मजदूरों का शोषण करने, ज़्यादा काम करवाते हैं, पैसा कम देते हैं। कुछ लोगों के हाथ में क्या हो गया, उद्योगपतियों या पूंजीपतियों के हाथ में पैसा इकट्ठा होने लगा, कुछ लोगों के हाथ में धन एकत्रित होने लगा, सरकारी राजनीति तंत्र से जुड़े हुए लोग अमीर बनते चले जा रहे थे। इस तरह के संकट समाज में उत्पन्न होने लगे थे। ठीक है ना, सरकारी या राजनीतिक तंत्र से जुड़े हुए लोग अमीर होने लगे, क्योंकि ये लोग मिलकर उद्योगपतियों या पूंजीपतियों के पक्ष में निर्णय लेने लगे, नियम बनाने लगे, कानून व्यवस्थाएं नीतियां बनाने लगे। तो ये अमीर होते चले गए और जो गरीब था वो गरीब होता चला गया, मजदूरों का शोषण होने लगा। ठीक है, और कुछ लोगों के हाथों में धन एकत्रित हो गया। इस तरह के संकट से समाज गुजर रहा था, समाज में इस तरह का संकट उत्पन्न होने लगा। इन सब का जवाब देने के लिए एक व्यक्ति आते हैं, इन सब का जवाब देने के लिए एक व्यक्ति आते हैं, कार्ल मार्क्स। इन सब का जवाब देने के लिए एक व्यक्ति आते हैं, कार्ल मार्क्स के नाम के दर्शन शास्त्री या विचारक आते हैं, जिनका समय काल 1818 से 1883 AD के बीच में होता है। तो वे राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था के कॉन्सेप्ट को देते हैं। तो अगला अपना कौन सा है, अगला है अपना राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था, जिसे स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी कहते हैं, जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उलट होता है। और इसके प्रणेता को मानकर चलेंगे तो कार्ल मार्क्स होते हैं, जिनका समय काल 1818 से लेकर 1883 AD के बीच में होता है। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उलट होता है और कहता है कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने समाज में समस्याएं उत्पन्न की थी, जिसके अंतर्गत था कि मजदूरों का शोषण हो रहा है, कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में धन एकत्रित हो रहा है, सरकारी और राजनीति तंत्र से जुड़े हुए लोग अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहा है। तो इन्होंने कहा कि राज्य को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए, जहां पर एडम स्मिथ ने कहा कि राज्य को अर्थव्यवस्था में अहस्तक्षेप की नीति अपनाना चाहिए और जिससे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अस्तित्व में आई। उसी प्रकार कार्ल मार्क्स ने कहा कि राज्य को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए, जिससे निजी संपत्ति को खत्म कर देना चाहिए और राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था अस्तित्व में आई। इनके कॉन्सेप्ट से ये कहे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से अच्छे समाज का निर्माण नहीं हो रहा था, लोगों का शोषण हो रहा था। तो राज्य को अर्थव्यवस्था का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहिए, जिसके अंतर्गत किन वस्तुओं का उत्पादन होगा, कितना उत्पादन होगा, कितनी कीमत होगी, लोगों में किस प्रकार का वितरण होगा, सारे का सारा राज्य के नियंत्रण में ये होने चाहिए और राज्य ही इस पर निर्णय ले। इससे क्या होगा कि सरकार के हाथ में केंद्रित अर्थव्यवस्था होगी, गैर बाजारी अर्थव्यवस्था होगी, बाजार की शक्तियाँ निर्मम होती है, कुछ ही लोगों को लाभ पहुंचाती है। इससे क्या होगा कि बहुत सारे जनसंख्या जो अपनी है उसको लाभ पहुंचाने का काम किया जाएगा, बहुत सारी अपनी जो जनसंख्या है उसको लाभ पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो इस तरह देखेंगे कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत को आधार बनाकर लेनिन ने, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को आधार बनाकर लेनिन ने, हमने पढ़ चुका है विश्व इतिहास में, हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1917 में क्रांति की, जिसे रूसी या बोल्शेविक क्रांति कहते हैं, रूसी या बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। और नई सरकार आती है और पूरी संपत्ति को अपने हाथ में ले लेती है और नई अर्थव्यवस्था, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था अस्तित्व में आती है। बाद में चीन इसने अपनाया, बाद में चीन भी इस राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। समाज के हर कुछ, लेकिन फिर भी देखेंगे कि ये पहले हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखा, दूसरा क्या था, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था देखा, और अब देखेंगे कि समाज में हर चीज़ें अस्थायी नहीं होती है। एक समाज में प्रणाली आई, जैसे कि पूंजीवाद आया था, उसमें कुछ विकृतियाँ आई तो उसके अगेंस्ट में राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था आई। उसी प्रकार हम देखेंगे कि इसमें भी कुछ विकृतियाँ आएगी राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था में, यानी कि एक प्रणाली आती है, उसमें विकृतियाँ आती है, फिर उसको सुधारने के लिए एक फिर नई प्रणाली आती है, जिसे हम लोग भौतिक द्वंद्ववाद कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक द्वंद्ववाद। ठीक है, द्वंद्ववाद, ये उसको ध्यान रखिए। तो समाज का विकास इसी तरह होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे समाज का विकास होता जाएगा। तो राज्य व्यवस्था के संकट आए और फिर तीसरी अर्थव्यवस्था आई,
ठीक है। ये मतलब अर्थव्यवस्था में एक संकट आया, इसमें जैसे कि राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था, तो फिर एक नया अर्थव्यवस्था संकट में नई और तीसरी अर्थव्यवस्था हमारे सामने दिखाई देती है, ठीक है, और वो होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। वो कौन सी होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे हम लोग देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था को, हम लोग देखते हैं तो जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो एक होते हैं प्रोफेसर होते हैं जॉन मेनार्ड किन्स। प्रोफेसर का नाम ने सुना होगा, जॉन मेनार्ड किन्स। आपने नहीं सुना है तो आज से इनका नाम ध्यान रखिएगा। और जो भारत की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनका ही देन है, मान के चलिए। तो मानिए इनका देन नहीं है, मतलब इनके कॉन्सेप्ट का ही देन है। तो प्रोफेसर जॉन मेनार्ड किन्स 1883 से लेकर 1946 में ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री होते हैं और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होते हैं। और इनकी एक पुस्तक छपती है द जनरल थ्योरी, इनकी पुस्तक छपती है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब ये क्या कहते हैं, इनके बारे में हम लोग समझते हैं। प्रोफेसर जॉन मेनार्ड किन्स मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कहेंगे प्रोफेसर जॉन मेनार्ड किन्स। ये ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होते हैं और इनका समय काल होता है 1883 से 1946 के बीच में। इनकी पुस्तक छपती है 1936 में द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जिसे हिंदी में हम लोग कहेंगे रोजगार, ब्याज और धन के बारे में सामान्य सिद्धांत। इनके किताब के माध्यम से हमें दिखाई देता है। तो इनका समय होता है 1883 से 1946 के बीच में। तो इन्होंने अपने देश की अर्थव्यवस्था देखी थी, यूके की, जो कि पूंजीवादी थी, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। उसके बाद रूस की भी अर्थव्यवस्था इन्होंने देखा था, जो कि साम्यवादी थी, ठीक है, साम्यवादी थी। उसके अलावा इन्होंने 2 विश्व युद्ध देखे थे, इस बीच में तो 2 विश्व युद्ध भी हो चुका था, देखे थे। इस विश्व युद्ध के आर्थिक कारणों को इन्होंने समझा। इस परिदृश्य को देखते हुए अपने अर्थशास्त्रीय विचार प्रस्तुत करते हैं 1936 में अपने पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में। किन्स का सिद्धांत पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में था। जो जॉन मेनार्ड किन्स होते हैं, इनके सिद्धांत पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में होता है और उपनिवेशवाद के कारण यूरोपीय शक्तियों के पास बहुत सारा धन आ गया था। ये कहते हैं कि जो उपनिवेशवाद था उसके कारण यूरोपीय शक्तियों के पास बहुत सारा धन आ गया था, यानी कि जो यूरोपीय देश थे दूसरे देश पर शासन करते थे, उसी को उपनिवेशवाद कहते हैं, और वहाँ से बहुत सारा धन आ गया था। इन्होंने सरकारी हस्तक्षेप की नीति पर सवाल खड़े किए। जैसे कि पूंजीवादी व्यवस्था में होता है ना कि सरकारी हस्तक्षेप की नीति अपनाया जाएगा, इन्होंने प्रश्न खड़ा किया। इन्होंने कहा कि सरकार को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए। इनका कहना था कि अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर सरकार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप, अगर राज्य व्यवस्था या राज्य अर्थव्यवस्था में अहस्तक्षेप की नीति को अपनाकर चलेगी, यानी कि हस्तक्षेप नहीं करेगी, तो जो बाजार के अदृश्य हाथ है वो बाजार में अलग किस्म के असंतुलन पैदा कर देंगे, ठीक है, अलग किस्म के असंतुलन पैदा करेंगे। ये असंतुलन गरीब लोगों के कीमतों पर होगा, ठीक है। अगर देख रहे थे ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, समाज में शोषण बढ़ रहा है, तो समाज में क्या कर रहा है, असंतुलन, बाजार में असंतुलन पैदा करने की कोशिश कर रहा था। और ये असंतुलन गरीब लोगों के कीमतों पर होगा और सबसे ज़्यादा नुकसान गरीबों को होगा, जिसमें किसी चीज़ को महंगा किसी चीज़ को महंगा, रोजगार, मजदूरी सभी उन्हीं के हाथ में होगा, यानी उद्योगपति पूंजीपति के हाथ में होगा, किसी चीज़ को महंगा कर देंगे, रोजगार किसको देंगे, मजदूरी कितना देना है, ये सभी के सभी उद्योगपति और पूंजीपतियों के हाथ में होगा, सभी उन्हीं के हाथ में होगा। इससे असंतुलन पैदा होगा, गरीबों के नुकसान के साथ साथ पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ढह जाएगी, ऐसा इनका कहना था। ये कहते हैं कि मान के चलते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ उद्योगपति होते हैं, मान के चलते हैं क्या है, उद्योगपति होते हैं। एक फ्रेश पेज ले लेता हूँ। उद्योगपति होते हैं, क्या होते हैं, उद्योगपति होते हैं, ठीक है, उद्योगपति होते हैं। ये मान के चलते हैं ये भाई साहब चश्मे वाले उद्योगपति हैं। ये वस्तुओं का क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए अपनी यहाँ क्या रखेंगे, मजदूर रखेंगे, और लाभ कमाने के लिए क्या होगा, लाभ कमाने के मजदूरों को कम पैसा देंगे। मजदूरों को तो रखेंगे लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएंगे तो क्या होगा, मजदूर लाभ कमाने के लिए क्या करेंगे, मजदूरों को कम से कम वेतन देंगे, कम से कम पैसा होगा, कम से कम पैसा देंगे। तो सामान खरीदने वाला व्यक्ति ही मजदूर है। लेकिन इसको सोचना चाहिए उद्योगपति को कि ये जो सामान उत्पादित किया जा रहा है तो सामान खरीदने वाला व्यक्ति मजदूर ही होगा। अगर मजदूर के पास पैसा नहीं होगा तो सामान खरीदेगा कौन,
यानी कि अगर खरीदना भी पड़े, मैंने खरीद भी रहा तो बहुत कम सामान खरीदा जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि मांग अपने आप, डिमांड अपने आप डाउन हो जाएगा। डिमांड डाउन होगा तो बाज़ार में मंदी आएगी और आगे चल के वहीं महामंदी का रूप ले लेगी। ठीक है, जैसे कि 1929 का महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन हमारे सामने दिखाई देता है। तो ये कैसे हुआ ग्रेट डिप्रेशन? तो अर्थव्यवस्था में, राज्य अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप की नीति के वजह से ये ग्रेट डिप्रेशन आया था, जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, तो ये कहते हैं कि अगर राज्य अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप की नीति अपनाकर चलेगा तो मान के चलिए कि दुनिया में फिर से महामंदी आ जाएगी, ऐसा इनका कहना था, जो कि 1929 में आ चुका था। इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। तो ये किन्स कहते क्या हैं भाई? किन्स के अनुसार है क्या? अगर मंदी आ जाए तो सरकार खर्च को बढ़ाए, सरकार जो है अपने खर्चे को बढ़ाए, थोड़े दिन के लिए घाटा सह ले। जैसे कि कोरोना काल में हुआ था ना, सरकार ने क्या किया, पैसे देना शुरू कर दिया था लोगों को, ताकि डिमांड जनरेट हो जाए। अगर मंदी आए तो सरकार खर्च बढ़ाए, इससे लोगों के हाथों में पैसा आएगा और इससे डिमांड क्रिएट होगा, फिर से उद्योग शुरू हो जाएंगे। फिर सरकार जो मॉनेटरी पॉलिसी अपनाती है, मौद्रिक नीति अपनाती है, उसमें ब्याज की दरों में कटौती करे। इससे क्या होगा कि लोग ऋण लेंगे। ब्याज के दरों में कटौती करने से क्या होगा, रोज लोग ऋण लेंगे, और ऋण लेंगे तो क्या हो जाएगा, मांग बढ़ेगी। इससे वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ेगी और बाजार में जान आ जाएगा, ऐसा इनका कहना था। ठीक है, बाजार में जान आ जाएगा, ऐसा इनका मान कर चलना था कि अगर बाजार में अगर ये करना है तो बाजार में जान लाना है तो ब्याज की दरों में कटौती की जाए। ब्याज की दरों में कटौती करने से क्या होगा, लोग ऋण लेना शुरुआत कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इससे वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ेगी और बाजार में जान फिर वापस लौट आएगी। अब हमारे सामने क्या है नज़र आता है, चीज़ों को हम लोग देखते हैं एक बार फिर से पीछे से जाकर, एक बार पीछे से जाकर देखते हैं। एक सेकंड, पीछे से जाकर नहीं, यहीं से देखते हैं, एक मिनट। ये अपना स्लाइड चल रहा था। ठीक है, तो अभी हमारे सामने क्या है, दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं। अभी हमारे पास दो प्रकार की अर्थव्यवस्था है, जिसमें अपना पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पढ़ चुके हैं, और राज्य आधारित अर्थव्यवस्था हम लोगों ने पढ़ा था ना, स्टेट कंट्रोल, राज्य आधारित या राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था, दो अर्थव्यवस्था हमारे सामने आती है। इन्होंने दोनों अर्थव्यवस्थाओं को, जॉन मेनार्ड किन्स ने दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मिलाकर एक नई अर्थव्यवस्था का निर्माण किया, जिसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और आज़ादी के बाद हमने भी इसे अपनाया था, जिसमें निजी कंपनियां और सरकारी उद्योग दोनों थे। निजी कंपनियों के अंदर टाटा दिखाई देगा हमें, और सरकारी उद्योग के अंदर भिलाई या राउरकेला उद्योग दिखाई देता है। तो आज़ादी के बाद हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया था, जो कि किन्स के विचारों से प्रभावित था। 1985 में चीन राज्य आधारित अर्थव्यवस्था को छोड़कर उसने खुली अर्थव्यवस्था अपनाई एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपने यहाँ लागू किया। ठीक है ना, राज्य आधारित अर्थव्यवस्था थी, उसको छोड़कर थोड़ा सी खुली अर्थव्यवस्था का अपनाया और उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपने यहाँ लागू कर दिया। इस अर्थव्यवस्था का असर पूंजीवादी देशों को पर भी हुआ। किन्स के इन विचारों के बाद पब्लिक गुड्स का सिद्धांत आया। ठीक है, सिद्धांत है जिसे सार्वजनिक कल्याण भी कहते हैं। और पूंजीवादी व्यवस्था में जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा है उनके लिए समाज कल्याण, सोशल वेलफेयर का सिद्धांत आया। और यूरोप यूएसए ने समाज कल्याण की बात स्वीकारी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा है उनको रोजगार दिया जाए, विकलांगों को मदद की जाए, वृद्धावस्था पेंशन दिया जाए। तो ये क्या है, सार्वजनिक कल्याण का कॉन्सेप्ट किन्स के विचारों के आया, जो प्रोफेसर जॉन मेनार्ड किन्स थे उनके विचारों से आया। पब्लिक गुड्स के तहत ये सारे के सारे चीज़ें आती है। तो ठीक है, ये देखते हैं। परंतु पब्लिक गुड्स के नाम पर सरकार धन खर्च कर रही है। ये भी देख लीजिएगा, सरकार का एक हिडन एजेंडा है। पब्लिक गुड्स के नाम पर सरकार धन खर्च कर रही है, इससे मांग पैदा होगा, लोगों के हाथ में पैसा जाएगा तो डिमांड क्रिएट होगा। और पूंजीवादी व्यवस्थाओं में भी इसी तरह के मिश्रण के तत्व हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यही तो हो रहा है। ठीक है, इस तरह किन्स का जबरदस्त प्रभाव दुनिया के अर्थव्यवस्था पर पड़ा और आज भी इसका प्रभाव मौजूद है। तो प्रोफेसर जॉन मेनार्ड किन्स ने एक नई अर्थव्यवस्था को जन्म दिया, जिसका नाम था मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमारा लेक्चर शुरुआत होता है तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था में, जिसमें कैपिटलिज्म से शुरुआत करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ के रूप में हमने देखा था। उसके बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अगेंस्ट में हमने देखा था कि राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था है, जो कि कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित था। और इन दोनों को मिलाकर प्रोफेसर जॉन मेनार्ड किन्स ने तीसरी अर्थव्यवस्था को दिया, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि भारत अपनाता है।
तो ये रहा अपना 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, फिर आगे कल देखेंगे। तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।